जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बात करेंगे बायोलॉजी के पार्ट नंबर 3। इससे पहले आपने देखा था कि पहले वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया था जितने भी सेल्स हैं, सेल्स की हिस्ट्री है, कौन से कब किसने किसकी खोज की थी। साथ ही साथ बात करें जितने भी सेल्स ऑर्गन सेल यानी कोशिकांग जितने भी, उनके भी बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। दूसरे वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने जो परासरण विसरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कोशिका विभाजन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कोशिका विभाजन, अगर बात करें कोशिका विभाजन के बारे में, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत यह स्पष्ट हुआ कि नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा ही होता है। यानी जो नई कोशिका बनती है वो पहले से मौजूद कोशिका में ही नए कोशिका का निर्माण होता है। इस चीज़ को आपको बता रहा है। और इसमें केंद्रक की भूमिका महत्वपूर्ण, केंद्रक जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखे थे कि जो हमने पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि जो कि केंद्रक क्या होता है, तो ये कोशिका का मस्तिष्क होता है। कोशिका का क्या होता है, तो कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। तो इन चीज़ों को भी फ्रेंड्स आप लिखते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि केंद्रक की खोज क्या है, केंद्रक की वर्क क्या है, केंद्रक की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो इनको नोट करते चलिएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पुराने तथा पैतृक कोशिका में से नए तथा अथवा संतति कोशिका का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी पुरानी कोशिका है, उसमें से नई संतति का निर्माण होना, नई सेल्स का निर्माण होना, जो कि आपको कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन की निरंतर कोशिका जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करती है, क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा नए कोशिका का पुनः बनना, कोशिका का समूह बनता है, अतः अंततः जीव का निर्माण होता है। बात करते हैं कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आप बताइएगा उस कोशिका विभाजन कितने टाइप की होती है, तो असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, ये 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। असूत्री विभाजन के बारे में बात करें तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन। तो इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक न्यूक्लियस लंबा होता है और फिर से बीज से टूटकर 2 भाग में बढ़ जाता है। इस तरह से केंद्रक में 2 केंद्रक बन जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसके बाद कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म को 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग एक केंद्रक को घेर कर 2 कोशिकाएं बना लेती है। असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता और ना ही केंद्रक झिल्ली का तो लोप होता है। जीवाणु और रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। तो आपसे पूछता है कि जीवाणुओं और रोगग्रस्त कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आप बताइएगा कि असूत्री विभाजन होता है। तो इस चीज़ को भी फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस सेल डिवीजन। तो सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की बात करें तो वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। यह कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधों की काई कोशिकाओं में होता है, यानी सोमेटिक सेल्स में होता है। तो आपसे यही पूछता है, या फिर आप परिभाषा याद कर सकते हैं कि काई कोशिका में होने वाला कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। साथ ही साथ बात करें जिसकी खोज किसने की थी, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। वहीं आपसे बात करें प्रजनन कोशिकाओं में तो अर्धसूत्री, कायिक कोशिकाओं में तो आपको बताना है कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, समसूत्री कोशिका विभाजन 2 अवस्थाएं होती हैं, कैरियोलिसिस और तो साइटोनेसिस। यानी कैरियोलिसिस और साइटोनेसिस 2 समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं होती हैं। तो इस अवस्था में कोशिका विभाजन के केंद्र का विभाजन होता है। कैरियोलिसिस अवस्था 4 अवस्थाएं में गुजरकर समाप्त होती है। यह 4 अवस्थाएं क्रमिक रूप से इस प्रकार है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी आप देखेंगे जो कैरियोनेसिस जो कोशिका विभाजन है, तो इस अवस्था में केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोन 4 अवस्थाओं में पड़ता है, कौन कौन से, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में पड़ता है। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो इस अवस्था में कोशिका द्रव्य का
कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोनेसिस के समाप्त होने के बाद शुरू होती है। यह अवस्था पौधों तथा जंतुओं में समान रूप से नहीं होती है। जंतु कोशिका में टीलोफेज अवस्था के बाद साइटोप्लाज्म के बीचों बीच अंदर धंसकर दो भागों में बढ़ जाता है। पादप कोशिका में अंदर की ओर धंसकर विभाजित नहीं होती। पादप कोशिका द्रव्य के मध्य एक कोशिका सेल प्लेट का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बन जाती है और अंततः कोशिका द्रव्य में हिस्सों में भी विभाजित हो जाती है। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। इस तरह कैरियोनेसिस साइटोकिनेसिस अवस्था के बाद एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक में से क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। नए बने कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि जनक कोशिका में या पेरेंट सेल्स की बात करें तो जनक कोशिका में होती है। जो द्रव्य में पुनर्उद्भवन का है यह रीजनरेशन तथा घावों को भराव इसी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो आपसे पूछता है कि घाव जो द्रव्य में यह रीजनरेशन पुनर्जनन ये बात करें कि जो घाव भरते हैं किस प्रकार की कोशिका से, तो समसूत्री या अर्धसूत्री या असूत्री। तो आप बताइएगा कि समसूत्री का कोशिका में होने वाले विभाजन। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी तो वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। इस चीज़ को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है तो उनको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो माइटोसिस सेल डिवीजन यह जनन कोशिकाओं में होता है। सबसे पहले तो यही पॉइंट आप लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन तो जनन कोशिकाओं में होता है या प्रजनन कोशिकाओं में होता है। आप इन चीज़ों को लिख लीजिए कि परिपक्व हो जाने के बाद होता है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमीट जैसे शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका बनते हैं तथा जनन प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। तो आपसे ये पूछता है कि शुक्राणु कोशिका या अंडाणु कोशिका का निर्माण किस प्रकार की कोशिका विभाजन में होता है? तो आप बताइएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों पर पूछे जाते हैं कि शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो आप बताइएगा कि माइटोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो प्रजनन कोशिकाएं में होने वाले विभाजन या जनन कोशिकाओं में होने वाले विभाजन जो कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण को रिडक्शन डिवीजन या फर्स्ट मायोसिस कहा जाता है। दूसरे चरण को हेमोटॉइपिक डिवीजन या मेयोसिस सेकंड कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का रिडक्शन प्रथम विभाजन निम्न चरणों से होकर गुजरता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन की रिडक्शन प्रथम चरण को प्रोफेज की अवस्था में निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिन। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलेगा डिप्लोटीन है, तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा डिप्लोटीन है। डाइकेनेसिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। फ्रेंड्स कई बार होता है कि चीज़ें हमें याद नहीं होती तो हम कैसे याद करें? तो आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि लता जरा पानी दे दो। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि लता जरा पानी दे दो। लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकिटीन, दे से डिप्लोटीन, दो डाइकेनेसिस यानी दे दो। अगर बात करें दो से डाइकेनेसिस तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं कि लता जरा पानी दे दो। प्रोफेज की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो लता जरा पानी दे दो। आप एकदम दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा। 1 से 2 बार इस चीज़ को पढ़िएगा तो एकदम दिमाग में आपसे चीज़ें बैठ जाएंगी कि लता जरा पानी दे दो। तो लता जरा पानी दे दो, तो इसको जो 1 से 2 बार आप जब रिवीजन करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकिटीन, डिप्लोटीन, दे से दो से डाइकेनेसिस। एकदम इन चीज़ों को बैठा लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स के बारे में। रिडक्शन डिवीजन समाप्त होने पर कोशिका द्रव्य विभाजित होकर दो
अनुजात कोशिका बनाता है। 2 कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है परंतु अगुणित होती है। माइटोसिस सेकंड या माइटोसिस सेकंड डिवीजन की बात करें की तरह ही समाप्त होता है। इस द्वितीय चरण में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। माइटोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। इन 2 अवस्थाओं में संपन्न होता है। माइटोसिस मियोसिस सेकंड संपन्न होने पर भी 2 नए कोशिका बनाती है जिनमें गुणसूत्र की संख्या समान परंतु अगुणित होती है। माइटोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के दोनों चरण समाप्त होने पर एक कोशिका के 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में, मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन कोशिका विभाजन से बने अगुणित कोशिका हैप्लॉइड निषेचन के दौरान आपस में मिलकर जाइगोट का या युग्मनज कहें तो डिप्लॉइड सेल्स में बदल जाता है। इस तरह से गुणसूत्र में आपस में मिलने से उसमें नवीनता आती है जो सजीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। यही विभिन्नताएं पृथ्वी पर विकासवाद इवोल्यूशन का कच्चा पदार्थ है। यानी आपसे पूछ रहा है तो आपसे पूछता है कि सजीवों में विभिन्नता किस प्रकार की कोशिका से आएगी, आपसे ये पूछेगा। कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ इसको लिख लीजिएगा। सजीवों में विभिन्नता किस प्रकार की सेल से आती है, कोशिका विभाजन से। तो आप बताइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि सजीवों में विभिन्नता किसके कारण आती है। तो आप बताइएगा कि जो आती है तो वो आती है किसके, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के फलस्वरूप आती है। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोशिका विभाजन का एक छोटा सा वीडियो है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हमने लगभग कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो वो जितना भी सेल हिस्ट्री है, सेल ऑर्गेनेल्स है यानी कोशिकांग है, साथ ही साथ परासरण, विसरण और कोशिका विभाजन, इन सभी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण लगभग अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो कल के वीडियो में इनको हम एक ही वीडियो के माध्यम से 150 क्वेश्चन को आपको डिस्कशन करा रहे थे और ये हमने पढ़ा दिया। अब उसको जो हम करेंगे तो उस रिवीजन रूप में लेंगे। आपको वो मॉक जैसे देते हैं तो मॉक की तरह 150 क्वेश्चन को करा दें। तो यहाँ से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी आपने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन बना लेंगे तो यहाँ से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में पकड़ पाएंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। यदि चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल।